ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। जब अपन ने रेगुलर क्लास में देखा था, बेटा मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगा तो पूरा ध्यान इधर रख दो, बाकी चिद्दी बुद्दी चीजें बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। हाँ, और नहीं 1.25 नहीं, नॉर्मली देखना है, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स जब अपन ने नॉर्मल क्लासेस में देखा था ना, तो अपन ने सबसे पहले शुरू करा था टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस क्यों लगते हैं, टैक्सेस के टाइप्स क्या है, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी, ये सारी चीजें पहले जरूरी थी, अब जरूरी नहीं है, एग्जाम में उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपन डायरेक्टली इसको शुरू करते हैं टैक्स रेट से। आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर 2022-23, और इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 आपका असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले टैक्स रेट। तो कौन से टैक्स रेट पढ़ने वाले अपन पढ़ने वाले स्लैब रेट्स, अपन पढ़ने वाले स्लैब रेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज समझो, जब भी आपको इनकम निकालना है, अब क्वेश्चन क्या आएगा इनकम टैक्स में, अनलेस एंड अनटिल किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे क्वेश्चन है, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं पे आएगा, क्वेश्चन आएगा सर आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी और टोटल इनकम पे से टैक्स पेएबल निकालना पड़ेगा, बराबर। अब ये टोटल इनकम निकालने के अप्रोच क्या है, सबसे पहले तो अपने को पांचों हेड्स की इनकम निकालनी पड़ती। पहला हेड सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन्स और पांचवा आईएफओएस, ठीक है। अब मेरा यहां पे अप्रोच रिवीजन में ये रहेगा कि मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनाना है वो समझाऊं ज्यादा इंपॉर्टेंटली, ठीक है। ये पांचों हेड्स में से जो भी चीजें आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो उसके बेसिस पे आप उस हेड की इनकम निकालोगे, फिर क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजंस लगाओगे, डिडक्शंस माइनस करोगे, ये आपको दे देंगे ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर है। अरे हाँ ना, ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस माइनस करोगे, आपकी आ जाएगी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, बराबर है। अब ये जो टैक्सेबल इनकम आई है, क्या ये टैक्सेबल इनकम पे स्लैब रेट लगता, क्या ये टैक्सेबल इनकम पे कोई स्पेशल रेट लगता, या स्लैब रेट कौन सी इनकम पे निकालना है? वैसे तो नॉर्मली सबको ध्यान में रहता है, बट वो एग्जाम के 3 घंटे ना डरा देते हैं। बच्चा क्या करता है, ये टोटल इनकम आई समझ लो 12,40,000 रुपए, बच्चा उठा के ना पूरे के पूरे 12,40,000 पे स्लैब रेट निकाल देते हैं। अरे भैया नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपकी टोटल इनकम आती है, उस इनकम के अंदर देखना है कौन सी इनकम है। कौन सी इनकम है मतलब, एक तो होती है इनकम नॉर्मल इनकम, या दूसरी इनकम होती है स्पेशल इनकम। एक इनकम होती है नॉर्मल, दूसरी होती है स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम मतलब जिनके अपने खुद के रेट दिए गए, जिनके अपने खुद के रेट दिए गए वो स्पेशल इनकम है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का, कैजुअल इनकम है, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है। इन सबके अपने अपने रेट दिए ना, कैजुअल इनकम पे 30% है, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पे 78% है, बराबर। तो जो स्पेशल इनकम है ना, उनको अलग करो। ये जो टोटल इनकम आई ना 12,40,000, उसमें अगर कोई स्पेशल इनकम होगी तो उस इनकम को अलग करो, और जो बची हुई इनकम है उस पे लगाओ स्लैब रेट। नॉर्मल इनकम पे कौन से रेट लगते हैं, नॉर्मल इनकम पे लगते हैं स्लैब रेट। तो स्पेशल इनकम पे तो स्पेशल रेट्स है। अब पता भी है, नहीं पता होगा तो आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। और जो स्लैब रेट है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब स्लैब रेट के पहले, क्योंकि ये रिवीजन है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आपको थोड़ा सा तो कुछ पता होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का कितने पे टैक्सेबल है, 20% पे, बराबर है। 111A का कितने पे टैक्सेबल है, 10%, अबव 1 लाख, 1 लाख के ऊपर वाला 10%। 111A का कितने पे टैक्सेबल है, 15%, कैजुअल इनकम 30%, और अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, सुनो सुनो सुनो, वैसे तो ये 78% है, बट ये 78% में सेस इंक्लूडेड है, 60 + 25 + 4, और ये बाकी इनकम में सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो एक तो यहां पे 78% लिखोगे ना, तो ध्यान रखना कि इसमें सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, या फिर इसको डायरेक्टली 75% कर दो और पूरी इनकम पे सेस लगा दो 4% का, तो अपने आप ही 75 पे 4% लग जाएगा, मतलब 78% पे टैक्सेबल हो जाएगी। गलती होने की संभावना है, क्योंकि बाकी इनकम पे आप यहां पे टैक्स निकालोगे, इन पे, इस पे भी आपने 78 से टैक्स निकाला, ठीक है। टैक्स निकालने के बाद 4% HEC ऐड करोगे आप। अब इसके अंदर 78% में 4% HEC वापस ऑलरेडी ऐड हो चुका है, फिर से ऐड करके कोई सेंस नहीं बनेगा, ये गलती हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना
कि ये 78% अगर आप ले रहे हो ना, तो इस 78% में सेस ऑलरेडी एडेड है। समझ रहे हो? यस। अब तो अपने को टोटल इनकम देखना है। टोटल इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक नॉर्मल इनकम, एक स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम स्लैब रेट पे टैक्सेबल होंगी, जो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे जहां तक मेरे को पता है मोस्टली इंडिविजुअल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोस्टली इंडिविजुअल के क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्लैब रेट है वो है इंडिविजुअल के। ठीक है, चलो ओके चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, तो टैक्स रेट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। अब ये टैक्स रेट कौन सी इनकम पे लगते हैं? टोटल इनकम एक्सेप्ट स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। स्पेशल इनकम पे ये स्लैब रेट नहीं लगते। क्लियर है क्या? स्पेशल इनकम पे ये स्लैब रेट नहीं लगते। तो सबसे पहला अपन देखेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। टारगेट ये है कि मेरे साथ में यही के यही खत्म कर दे अपन, तो बोलना रिपीट करना है। ठीक है, कोई बच्चा अगर ऑफलाइन यूट्यूब पे देख रहा है तो भैया आप अपने आप से रिपीट कर लो। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चाहे रेसिडेंट हो या चाहे नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, उसको भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। क्या रेट्स है? पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। अगले 2.5 लाख पे मतलब 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक 5%। अगले 10 लाख पे 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम 30%। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। न्यू के रेट्स अलग है, जो अपन टोटल कंप्यूटेशन में या सेक्शन 115 बीएसी में देखेंगे। ओके, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, पहले 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख 5%, अगले 5 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम 30%। ये 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सबके लिए है क्या? हाँ, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो सबके लिए 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब नॉन रेसिडेंट को भी 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस। अब अगर बात करूं मैं ऐसे रेसिडेंट की जिसका एज 60 से ज्यादा है 80 से कम, उसमें क्या बदलेगा? कुछ नहीं, 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 और मोर है प्रीवियस ईयर में बट लेस देन 80 है। क्यों लेस देन 80 सर? अरे क्योंकि 80 वालों के लिए 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। ठीक है, तो ये यहां पे दिया है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 इयर्स और मोर है बट लेस देन 80 इयर्स, उसका क्या होगा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का हो जाएगा। मतलब उसके लिए स्लैब रेट क्या रहेंगे? पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20%, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30%। और वही अगर आदमी सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 इयर्स के ऊपर का है, 80 इयर्स और मोर है, तो उसको पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख 20%, 5% का स्लैब ही नहीं है उसको, और 10 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30%। समझे? ओके, 80 इयर्स और मोर। और ये जो एनहांस्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सिर्फ रेसिडेंट को मिलती है, नॉन रेसिडेंट को नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके क्वेश्चंस भी अपन ने करे थे कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट सीनियर है या नॉन रेसिडेंट सुपर सीनियर है, उसको बेसिक एग्जम्पशन ही नहीं, क्या अरे उसको है पर 2.5 लाख का, उसको 3 और 5 लाख का नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पे, बोलते सर आपने तो बोला था नॉन रेसिडेंट को नहीं है। अबे नॉन रेसिडेंट को 3 लाख 5 लाख की लिमिट नहीं है, पर 2.5 लाख की तो सबको ही है, यहां पे लिखा है। समझा? ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया था, याद है वो, कि कोई आदमी अगर 1 अप्रैल को पैदा होता है, याद है ना, 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो अगले दिन उसकी थोड़ी गलती ना, उसके मम्मी पापा की गलती, तो क्या इस साल में उसको मिल जाएगा? तो बोलते हैं हाँ, 1 अप्रैल से उसका 61st ईयर शुरू हो रहा है, 60 कंप्लीट हो गया था यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे टू यू 1 अप्रैल को आ रहा है, तो ये मानेंगे कि वो 31 को ही 60 साल का हो गया है, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसको 3 लाख की या 5 लाख की मिल जाएगी। गॉट इट? याद है वो क्लैरिफिकेशन? हाँ, ओके। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, इनको क्या रेट है? सर फ्लैट 30% है विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जितनी इनकम है इनटू 30%, बात खत्म। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? पहले 10,000 पे 10%, अगले 10,000 पे 20%, और 20,000 के ऊपर वाली इनकम पे 30%, ये भी स्लैब रेट है, बराबर। चौथा कंपनी का इंपॉर्टेंट है। कंपनी 2 टाइप की कंपनी होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक एक अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में 2 टाइप्स की कंपनी आती है, एक तो इंडियन कंपनी, दूसरा वो फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखी है।
ठीक है ना। डोमेस्टिक कंपनी में दो टाइप की कंपनी आती है, एक इंडियन कंपनी हमेशा डोमेस्टिक होती है, दूसरा ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने डिविडेंड पेमेंट के लिए इंडिया के अंदर प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट कर रखी है, वो कंपनी इवन इफ वो फॉरेन क्यों ना हो उसको डोमेस्टिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनने डिविडेंड पेमेंट के लिए अरेंजमेंट कर रखा है। गॉट इट? ये डोमेस्टिक कंपनी है। और दूसरे टाइप के अदर्स, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन नहीं बोल सकते क्योंकि डोमेस्टिक में भी फॉरेन घुस गई है, इसलिए अदर्स लिखा है। तो एक डोमेस्टिक और दूसरा, यहां पे लिखा है फॉरेन, बट यहां पे देखो ना अदर देन वन है, मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो डिविडेंड पेमेंट के लिए अरेंजमेंट कर रही है तो वो ऊपर आएगी डोमेस्टिक में। क्लियर है? हाँ। अब कितना है सर? तो अगर छोटी कंपनी है आपकी तो 25% है, और अगर बड़ी कंपनी है तो 30% है। नॉर्मली अगर आप कंपनी बनाते हो तो वैसे तो आपने सुना होगा नॉर्मल रेट 30% है, कंपनी को 30% का टैक्स रेट लगता है, बट 25% ही लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन के वजह से आपका टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर 20-21 में 400 करोड़ या उसके नीचे है तो आपको 25% का रेट लगेगा, और अदर केसेस में 30%। अब समझो बात, ठीक है? जो कंपनी है ये कंपनी को दो इसमें डिवाइड कर देंगे, एक डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी अदर्स। ठीक है? डोमेस्टिक कंपनी दो इसमें आ रही है, टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 2021 लेस देन इक्वल्स टू 400 करोड़, तो 25% का रेट है, और अदर 30% का रेट है। और बाकी कंपनीज के लिए हमेशा फॉरेन कंपनी 40% है, और 50% वो 1976 की एक अरेंजमेंट दे रखी थी गवर्नमेंट के साथ रॉयल्टी से रिलेटेड, उसमें 50% है, वो मैंने गायब कर दिया है, मेन एग्जाम में पढ़ने का कोई काम नहीं है। ठीक है? और ये आपको दिख रहा है ना अदर कंपनीज, मतलब फॉरेन, अदर फॉरेन कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड पेमेंट के लिए अरेंजमेंट नहीं करा है उनको 40% का रेट है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ना इनको नॉन रेसिडेंट मॉल के इनको एग्जम्पशन दिया गया है, बट वो फाइनल का पार्ट है। तो बेसिकली अपने को अभी क्या देखना है, डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर कितना है। अगर प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम रहा तो 25%, और अगर 400 करोड़ के ऊपर रहा तो 30%। बराबर? अब सर अगर कोई कंपनी 20-21 में थी ही नहीं तो 20-21 में थी ही नहीं तो क्या करेंगे? अब थी नहीं तो टर्नओवर कितना था? 0, तो उसको भी 25% का रेट मिलेगा। समझा? समझा ना? हाँ। सर अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? मैंने बोला एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो है 22-23, तो इसका पिछला साल नहीं होना चाहिए था ना, ये बराबर है, प्रीवियस ईयर 2021 ही है। अब जिसने पिछले साल एग्जाम दिया ना उसके लिए ये प्रीवियस ईयर 1920 था। तेरी बुक में 1920 लिखा होगा, देख ले, 1920 लिखा है ना। अगली साल जो एग्जाम देगा ना 2024 में, उसके बुक में ये 21-22 हो जाएगा, 2 साल पहले का। 2 साल पहले का इसलिए क्योंकि 2 साल पहले की बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुकी है, अब टर्नओवर में कोई घोटाला नहीं कर सकते। ये लॉजिक है, ये मैंने पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं। ठीक है? ओके। तो ये इस तरीके से कि अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उसके नीचे है तो 25%, अदर केसेस में 30%, फॉरेन कंपनीज के लिए 40% का रेट। क्लियर है? ये रेट्स ऑफ टैक्स है, ये रेट्स ऑफ टैक्स है। अब इसके अलावा इंडिविजुअल रेसिडेंट को, इसके अलावा इंडिविजुअल रेसिडेंट को 87A का रिबेट मिलता है, ये तो आप जानते हो। 87A का रिबेट किसको मिलता है? इंडिविजुअल को ही मिलेगा प्लस रेसिडेंट। रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो आदमी इंडिया के अंदर रेसिडेंट है प्लस जो अपने आप में इंडिविजुअल है। एचयूएफ को नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल रेसिडेंट जिसका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है। टोटल इनकम मतलब डिडक्शंस माइनस करने के बाद वाला। अगर आपका डिडक्शंस माइनस करने के बाद वाला टोटल इनकम है वो 5 लाख या उससे कम है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। 87A का रिबेट कितना मिलता है? टैक्स पेएबल और 12,500 विचएवर इज लोअर। हर कंप्यूटेशन के क्वेश्चन में काम आएगा ये। रेसिडेंट दिखा, इंडिविजुअल दिखा तो टोटल टैक्स पेएबल और 12,500 विचएवर इज लोअर का रिबेट मिल जाता है। और इस रिबेट के वजह से ही है कि अप टू 5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पेएबल 0 आएगा। और इसके क्वेश्चंस अपन ने कर रखे, आपने अगर कभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा होगा तो उसमें क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है? अब रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है उसको रिबेट मिलेगा टैक्स पेएबल और 12,500 विचएवर इज लोअर का। ठीक है? और ये रिबेट मिलता है 4% एचईसी ऐड करने के पहले। ऑब्वियस है, एचईसी ऐड करना लास्ट स्टेप है। जितने रिबेट, जितने रिलीफ जो भी मिल रहे हैं सब माइनस कर दो और लास्ट स्टेप है हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करना। ठीक है? ये रिबेट अवेलेबल नहीं रहता काई में से 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा
परसों ग्रुप के कि सर बुक में दिया है 112A के इसमें से नहीं मिलता, तो क्या बाकी में से मिलता? अरे भैया, जब मैंने लिखा कि 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से नहीं मिलता, अब जब इसमें से नहीं मिलता तो मैंने लिखा, तो बाकियों में से अगर नहीं मिलते रहता तो मैं लिखता था ना। मैं नहीं लिखा मतलब क्या है, उनमें से मिलता है, ऐसा है। और ये कैजुअल इनकम में से भी मिलता है, कैजुअल इनकम में से भी मिलता है। और उसका मैंने एक ऑडियो भी भेजा था ग्रुप के अंदर, अगर सुनते होंगे तो तुम, ठीक है। खैर जो तुम नहीं सुनते तो इसलिए मैं बोला ठीक है, हाँ ओके। तो ये टोटल रिबेट कितना होता है? 12,500 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और ये किसको मिलता है? सिर्फ इंडिविजुअल को, प्लस रेसिडेंट भी होना। इंडिविजुअल रेसिडेंट जिसका टोटल इनकम 5 लाख है उससे कम है, उसको ही 87A का रिबेट मिलेगा। एम आई क्लियर? यस। तो ये हो गया अपना इंडिविजुअल का टैक्स रेट, ये हो गया अपना 87A। अब आता है सरचार्ज पे काम। सरचार्ज क्या होता है सर? सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज भी एक टाइप ऑफ इनकम टैक्स है जो टैक्स पर लगता है। सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है, सरचार्ज इनकम पे नहीं लगता। दिमाग में रखना, सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगता है, सरचार्ज इनकम पे नहीं लगता, ठीक है। तो सरचार्ज निकालने के लिए, अब देखो रेट तो सबको रटे हुए सरचार्ज के, 10%, 15%, 25%, 37%, सबको रटे हुए। आधों को यही नहीं पता साला सरचार्ज निकालना कैसे। तो सरचार्ज कैसे निकालते हैं सुन लो पहले। आपकी इनकम दी रहेंगी, उस पर टैक्स निकालोगे, वो टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज का रेट क्या है ये निकाल के रखने से कुछ नहीं होगा, पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या रेट है सर सरचार्ज का? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अगर आपकी शेयर मार्केट वाली इनकम नहीं है तो मतलब क्या है, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है 112A का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है 111A का। देखो इफ ये 3 इनकम 4 इनकम नहीं है आपके पास, पहले 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112 का अभी आया ये, चलो ठीक है, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और तीसरा डिविडेंड इनकम, बराबर। ये 3 पहले से ही थे, ये सागर की बुक में भी होगा, इस बार एक नया ऐड हुआ है। 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं होना आपके पास। और 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब कैपिटल एसेट को बेच के जो कैपिटल गेन हुआ है 20%। अगर ये 4 इनकम नहीं है तो की बात कर रहे हैं, तो फिर सरचार्ज क्या लगेगा? देखो 50 लाख तक आपकी इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ रुपए या उससे कम तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% ऑफ इनकम टैक्स, 1 करोड़ के ऊपर है 2 करोड़ तक तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक 25%, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। और ये स्लैब रेट्स नहीं है, ये आपको डायरेक्ट इनकम निकालना है। मतलब किसी आदमी की इनकम अगर 6 करोड़ है तो ऐसा नहीं है कि पहले 50 लाख पे 0 सरचार्ज, अगले 50 लाख पे 10% सरचार्ज, अगले 1 करोड़ पे भी 15% सरचार्ज, ऐसा नहीं है। आपकी इनकम 6 करोड़ है ना, मतलब 5 करोड़ के ऊपर है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो इनकम है उस पर टैक्स निकालना है, ठीक है। और वो टैक्स के ऊपर सीधा आपको 37% का सरचार्ज चिपका देना है, सिंपल है। तो क्या रेट है सर? 50 लाख के नीचे आपकी, 50 लाख तक, नीचे नहीं, अप टू 50 लाख, 50 लाख इनकम है 0 सरचार्ज, 50 लाख 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक 10% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ के ऊपर है 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ के ऊपर आपकी इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगेगा, बराबर है। अब ये 25 और 37% वाले जो रेट है ये हाइयर रेट है, इन 4 इनकम्स पे एप्लीकेबल नहीं होते। मतलब ये 4 शेयर मार्केट की स्पेशल इनकम बोल दो सरचार्ज के लिए। कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और डिविडेंड इनकम। और इस बार न्यू ऐड हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये न्यू ऐड हुआ है इस बार, ठीक है। अब ये 4 इनकम्स पे है ना सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37% आर नॉट एप्लीकेबल। इन पे 25 और 37 वाले रेट एप्लीकेबल होती ही नहीं है, ठीक है।
अब मेरे को पहले एक बात बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो, रट्टा तो मारेंगे जिंदगी में, पर लॉजिकली सोचो कि 25 और 37% जो रेट है ये कब लगता है? अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर रही तो, बराबर। मतलब अगर कोई आदमी है जिसके पास ये इनकम है, अगर ये 4 इनकम नहीं रही तो कोई लफड़ा ही नहीं है, वही 25 37 लगाते चलो, ठीक है। ये 4 इनकम है आपके पास, ये 4 इनकम है आपके पास, तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना। हाँ, कैसे प्रॉब्लम आएगा सर? प्रॉब्लम ये आएगा कि 25 और 37 का रेट आप लगा नहीं पाओगे, 25 और 37% का रेट आप लगा नहीं पाओगे, बराबर है। हाँ, अब देखो, अगर किसी आदमी की इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक, तो क्या परसेंट रेट लगता है सरचार्ज का? 10। इनकम यहां पे लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ सरचार्ज लिख रहा हूं, कितना है? 10%। अब ये चारों इनकम है उसके पास, ये चारों इनकम है उसके पास, 10% का रेट तो लगा ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट 1 करोड़ से ऊपर है 2 करोड़ तक तो 15% का लगता है, नो प्रॉब्लम, इसमें भी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इसमें भी नो प्रॉब्लम, बराबर। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, जब आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है प्लस आपके पास ये 4 इनकम्स है, तब जाके प्रॉब्लम आएंगे। देखो ना यार, 2 करोड़ तक तो वैसे ही 25% लग रहा है, ये चारों इनकम पे 25% तो लग ही सकता है ना। अरे 15% तो लग ही सकता है। 2 करोड़ तक की इनकम रही तो क्या रेट है सरचार्ज का? 15%, बराबर। और 15% तो लग ही सकता है ये भी इनकम पे, समझा? तो लफड़ा कब आएगा? जब इनकम 2 करोड़ के ऊपर है और उस इनकम के अंदर ये वाली इनकम से, तो फिर क्या करना? क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर इनकम चली गई तो भैया 25% का रेट है, और ये 4 इनकम कहती है हम पे 25% लग नहीं सकता मामा, फिर क्या करना है ना मामा? हाँ। तो फिर आपको क्या करना है? इफ नहीं छोड़ नहीं देना है, इनकम इज, सुनो आए रुको रे, इफ इनकम, नहीं लिखो मत, इनकम इंक्लूड्स 4 इनकम्स, ये वाली 4 इनकम्स, एंड इनकम इज ग्रेटर देन 2 CR, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपकी टोटल इनकम है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये 4 इनकम्स है वो, और बाकी अदर इनकम्स है, समझे? यही करते हैं अपन, यही बताया मैंने। देखो अब ये तो हो गया अगर आपकी शेयर मार्केट इनकम नहीं है तो, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है रेट ऑफ सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल एंड HUF इफ शेयर मार्केट इनकम इज अर्नड। शेयर मार्केट इनकम में कौन सी आ गई? 111A, 1128 डिविडेंड, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो है इस बार नया डाला गया है मॉड्यूल में, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है वो शेयर मार्केट की इनकम है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें 25 और 37% का रेट नॉट एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है? 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% का सरचार्ज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर इनकम है तो प्रॉब्लम है, 2 करोड़ के ऊपर इनकम है तो प्रॉब्लम है। फिर वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो, जो टोटल इनकम है आपकी, समझ लो आपकी टोटल इनकम है 2.5 करोड़, ठीक है। आपको ये 2.5 करोड़ को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक कौन सी इनकम? ये 4 वाली इनकम जिनके नखरे है, बोले हम पे 25 37 नहीं लग सकता, और दूसरा बची हुई इनकम, देखो शेयर मार्केट इनकम, उस पे 15% ही लगाओ रेट, और जो बाकी इनकम से उन पे अलग रेट से सरचार्ज, ठीक है। जैसे मान लो आपकी टोटल इनकम आ गई है 3.40 CR, इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 CR का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, ये है 50 लाख का, चलो ठीक है 40 लाख का, ठीक है। और आपको डिविडेंड भी मिला है 20 लाख रुपए का। तो आपको क्या करना है इसका? अब आपको इसका क्या करना है? अब ये टोटल 140 160 हो गया, 1.60 CR, 3 करोड़ 40 लाख की टोटल इनकम थी, उसमें से 1.60 CR तो ये 4 इनकम्स वाली आ गई 1.60 CR।
और बची हुई कितनी है 1.80 CR, ये नॉर्मल इनकम है, बराबर है। अब देखो ये चार इनकम्स तो बोलती है हम पे 25 लग ही नहीं सकता है, तो इन पे लगाएंगे 15% से, और जो बाकी इनकम है वो कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ये बाकी इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करेगा क्या रेट से लगता है। तो देखो यहां दे रखा है कि अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से नीचे है, 2 करोड़ से नीचे है, यहां पे वो 50 लाख का लिमिट मत लाना, 2 करोड़ से नीचे है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ऊपर 37%। सर ये तो वो नॉर्मल रेट जैसे ही लग रहा है, ये दो केस में नॉर्मल रेट जैसे, बट यहां पे अलग है। मतलब अगर आपकी अदर इनकम 30 लाख भी रही ना तो भी उस पर 15% से सरचार्ज लगेगा, समझ रहे हो, क्योंकि टोटल इनकम तो 2 करोड़ के ऊपर है। तो अपने केस में कितना है, अप टू 2 करोड़ है, तो क्या रेट से लगेगा 15%। गॉट इट, समझे बात को। चलो ठीक है, जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं कोई भी डाउट आई तो बता दो। अरे नालायक पापी, देखे क्या कहां से आ जाते मुंह उठा के लोग, सर क्लास कितने बजे ओवर होगा, भाई तू चले जाना, मेहरबानी थोड़ी कर रहा है मेरे ऊपर आके। सर आईडीटी का भी करा दो, मैडम आईडीटी का भी होगा, चिंता मत करो, ठीक है। जिसको ये नहीं नहीं एक मिनट, मैं पढ़ाता हूं, मैं ही कमेंट करता हूं, तुम ये इसको लिखो पहले, ठीक है। मैं ही कमेंट पढ़ाने पे फोकस करता हूं और मैं ही कमेंट करने पे फोकस करता हूं, ठीक है। मैडम मेरी बीवी, ये मैडम नहीं है, कुछ तो सीएमए का लोगो है, और डे इन माय लाइफ, ये क्या नाम होता है। सर क्लास कितने बजे ओवर होगा, अबे सारा चालू नहीं हुआ अभी। देखो हर लेक्चर के बाद समझो, मेरे को समझता है बच्चों की कैपेसिटी कितनी होती है, क्योंकि मैं भी बच्चा रहा हूं। मैं एक आपको एडिक्वेट टाइम के बाद ब्रेक दूंगा, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा ये कर लो, टाइम से रह लो, ठीक है। मस्त हो रहा है सर, हाँ बढ़िया है, ठीक है। चाय पानी दारू दवा सबके इंतजाम करवाएंगे आपका। अच्छा वो दारू लेके आए, नहीं नहीं दारू नहीं ले आया, वो कॉफी ले आया, ठीक है। हाँ इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो जल्दी से, लिखो बाबा। और जो पापी वीडियो लाइक नहीं करेगा उसको पाप लगेगा, एक बात। सर ये आपके बुक का प्राइस कितना है। सर कुछ 350-400 रुपए की बुक मिलती है, आप ले सकते हो उसको वेबसाइट से, या फिर ऑफिस के नंबर पे मैसेज कर दो, ऑफिस के नंबर शायद आपको मिल जाएंगे चार्ट बुक के नीचे ही कहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हो, इसको लिख लो जल्दी से एक बार। हो गया है तो बताइए। सर वो फेमस वाला डायलॉग बोलो ना, कौन सा। हो गया चैप्टर 1 तो, वांग्याची भाजी गप गप शिरा। एक सेक्रेटरी और हायर कर लूं, एक मतलब क्या। अच्छा जो पापी नहीं करेगा उसकी बीवी भाग जाएगी, सही बात है। जो वीडियो लाइक नहीं करेगा उसकी बीवी भाग जाएगी भाई, ठीक है। और दूसरी चीज, शेयर करो जितने बच्चों तक पहुंच सकते हैं उतने। देखो मेरी बद्दुआ रख के निशांत की गली भाग चुकी है, ठीक है। हाँ चलेगा, ओके डन है। अब ये क्लास नोट्स के लिए स्पेस दिया था, यहीं पे वो एग्जांपल लिखना था आपको। ये तो बात होगी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग का दे रखा है इसलिए पढ़ लेते एक बार। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। इनकी इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर रही 10 करोड़ तक तो 12% लगता है, और 10 करोड़ के ऊपर रही तो 12% लगता है। इनको 12% लगता है, मतलब इनकी इनकम ऊपर रही तो। ये कंपनीज के अंदर डिफरेंस है, 1 करोड़ से 10 करोड़ रही इनकम तो अलग रेट है, 10 करोड़ के ऊपर अलग रेट है। ये फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इनके लिए 1 करोड़ के ऊपर इनकम रही तो 12% का फ्लैट सरचार्ज का रेट रहेगा। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अब इसको मैंने ऐसे याद करवाया था कि भैया डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो रेट है, रेट ऑफ टैक्स,
वो कम है तो इनका सरचार्ज का रेट ज्यादा है, या उसको उल्टा बोले तो फॉरेन कंपनी के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उनको सरचार्ज का रेट कम है। समझा? तो देखो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज का रेट क्या है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक इनकम है तो 7%, और 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%। फॉरेन कंपनीज के लिए क्या रेट है, 2% और 5%। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो भी अच्छी बात है, मतलब ये नहीं भी रखे तो भी अच्छी बात है, बट इंडिविजुअल का याद रखना कंपलसरी है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से कितना परसेंट लगता है, 4% लगता है टैक्स का, और सरचार्ज रहा तो उसका सरचार्ज भी ऐड कर देना है, मतलब जितने भी टैक्सेस लग गए हैं वो, और माइनस 87A का रिबेट। अबे यार सरचार्ज लगेगा तो 87A का रिबेट मिल ही नहीं सकता, सरचार्ज लगना मतलब 50 लाख के ऊपर की इनकम होना, और 87A का रिबेट मिल ही नहीं सकता, पर वो दे रखा है बुक में इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का, अगर आपको याद होगा तो। यस, मार्जिनल रिलीफ में अपन क्या करते हैं, देखो मार्जिनल रिलीफ पहली बात तभी एप्लीकेबल होती है जब सरचार्ज लगता है। मार्जिनल रिलीफ तभी एप्लीकेबल है जब सरचार्ज लगता है, अगर सरचार्ज लगा तो ही मार्जिनल रिलीफ मिलता है, नहीं तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, अब प्लस मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है, सुन लो मेरी बात, मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है जब सरचार्ज लगने के वजह से जितना अपना इनकम ज्यादा है ना, उससे ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है अपने को। याद होगा तो 50 लाख और 51 लाख का एग्जांपल देखे थे अपन ने, ठीक है ना। वो मैं 2 चीजों के एग्जांपल यूट्यूब पे डाल दूंगा आज ही रिकॉर्डेड में, और इसी प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, उसको आप देख लेना तो आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट टाइट हो जाएंगे। ठीक है, देखो 50 लाख रुपए की इनकम है मेरी, ठीक है, सुनो बाबा, ए बाबा सुनो, 50 लाख रुपए की इनकम है, इस पे टैक्स निकालो, और 51 लाख रुपए की इनकम है, उस पे भी टैक्स निकालो। 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगेगा, 51 लाख पे 10% से सरचार्ज लगेगा। तो 50 लाख की इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं, पहले 10 लाख पे कितना होता है, 1,12,500, वो पता है अपने को। पहले 10 लाख की इनकम पे कितना होता है, पहली 10 लाख की इनकम पे 1,12,500। अब जो मेरे से पढ़ा है उसको ये रटे हुआ है, 40 लाख पे 30%, 12 लाख प्लस 1 लाख, 13,12,500। ठीक है, क्या 50 लाख की इनकम पे सरचार्ज लग रहा है, नहीं लग रहा है, 50 लाख पे कोई सरचार्ज नहीं लगता। 51 लाख की इनकम पे कितना सरचार्ज लग रहा है बताइए, यूट्यूब वाले कमेंट करके बताओ 51 लाख पे कितना है। अरे यार ये क्या मतलब चिंदी सवाल पूछते हो सर, न्यू स्लैब रेट कब से एप्लीकेबल रहेगा। अबे गधे, तेरी एग्जाम के लिए तेरे को ये एप्लीकेबल है, वो छोड़ के तूने पूरे गांव भरे के फालतू की चीजें पूछते हैं बच्चे। यहां दिमाग खराब हो जाता है। सर सेशन चालू है, मैं इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा, वो क्या पूछता है मालूम है, सर क्लास कब खत्म होंगी। अबे चले जा, मैंने थोड़ी पकड़ के रखा है तेरे को। इस पे कितना लगेगा, 51 लाख पे टैक्स कितना आएगा, देखो 51 लाख पे सिर्फ टैक्स आएगा 30,000 से बढ़ा दो, 13,42,500 बराबर, क्योंकि ये 50 लाख के ऊपर है, इसमें सरचार्ज भी लग जाएगा 1,34,250 का। तो ये टोटल कितना हो गया, 13,42,500 प्लस 14,76,750। अब सुनो, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपकी इनकम पे सरचार्ज लग रहा है। जैसे कोई आदमी है, उसकी इनकम 51 लाख है, ये 50 लाख आपको दिया नहीं रहेगा, आपको बताया रहेगा एक आदमी है जिसकी इनकम 51 लाख है, उस पे आपको टैक्स निकालना है, मार्जिनल रिलीफ नहीं निकालना है, टैक्स निकालना है। तो आपको समझना पड़ेगा ये पूछना मार्जिनल रिलीफ चाह रहा है क्यों। देखो कोई ऐसा इनकम है जिस पे सरचार्ज नहीं लगता है या कम रेट से लगता है, जैसे 51 लाख, अगर 1 लाख कम इनकम रहती थी ना तो सरचार्ज ही नहीं लगता। 1 करोड़ 1 लाख की किसी की इनकम है, या 1 करोड़ 2 लाख की, 1 करोड़ 2 लाख की इनकम है, तो उस पर सरचार्ज कितना लग रहा है, 15%। और अगर 2 लाख इनकम कम रहती थी ना, 2 लाख सिर्फ, तो 10% का ही सरचार्ज लगता था। समझ रहे हो, किसी की इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए जबरदस्ती इनकम ज्यादा होने की वजह से पूरे के पूरे टैक्स पे 37% का सरचार्ज लगा है। तो अपने क्या करना है, अब मार्जिनल रिलीफ तभी पिक्चर में आएगा जब इनकम ऐसी है जो ये स्लैब रेट है ना काय के मार्जिनल रिलीफ वाले, उसकी थोड़ी सी ऊपर है। जैसे 50 लाख का 51-52 लाख, 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख के आसपास, 2 करोड़ 1-2 लाख के आसपास, 5 करोड़ 3 करोड़ रही तो उसमें मार्जिनल रिलीफ सोचना ही मत, 3 करोड़ रही तो सोचना ही मत, क्योंकि स्लैब कहां है, 2 करोड़ का है, तो 3 करोड़ का चेक कर लेना, मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता।
5 करोड़ 2 लाख 5 करोड़ 3 लाख पे मिलेगा। तो अपने क्या करना है, 51 लाख की अपने को इनकम दे रखी है, बराबर। तो इस पे टैक्स निकालो पूरा, ये टोटल टैक्स आ गया। अब क्वेश्चन में बोलेंगे टैक्स बताओ, आपको पूछा रहेगा कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रामू हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 51 लाख। तो आप लिख दोगे ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने मार्जिनल रिलीफ चेक नहीं करा। सर क्वेश्चन में थोड़ी बोला था, अभी वो चेक करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इसके इमीडिएट पहले वाला स्लैब जिसपे सरचार्ज कम रेट से लगता है या नहीं लगता। तो 51 लाख के इमीडिएट पहले वाला स्लैब क्या है, 50 लाख। सर मैं 20 लाख पे कैलकुलेट करके नहीं देख सकता क्या? देखो ना, देख सकते हो पर मार्क नहीं आएंगे फिर, क्योंकि तुम अलग अपना टैक्स बना रहे हो ना। तो फिर तुम अपना माई डिफरेंट ओन टैक्स बनाओ, हाँ गवर्नमेंट सूतेंगी तुमको। अब 50 लाख क्यों ले रहा हूं मैं 50 लाख को बेंचमार्क, क्योंकि इस पे 0 सरचार्ज है और यहां पे 10% का सरचार्ज है। अब 50 लाख पे 13,12,500। तो अभी सोचो एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगा अपने को, एक्स्ट्रा टैक्स लगा 1,64,250, बराबर। और आपकी इनकम कितनी बड़ी है, मतलब आप बोल रहे हो साला जबरदस्ती 1 लाख रुपए की इनकम ज्यादा कमाई मैंने और मेरे को टैक्स 1,64,250 देना पड़ा, क्योंकि मार्जिन सरचार्ज लग चुका है। आप रोए चीखे चिल्लाए, आपने हलचल मचा दी है, उसने बोला भाई रो मत, सरचार्ज लग गया है तेरे को, हम समझ रहे हैं तेरे को टैक्स ज्यादा लग गया, इसलिए तेरे को मार्जिनल रिलीफ देंगे। कितना मार्जिनल रिलीफ, एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है 64,250। ये 64,250, ये जो टैक्स निकाला ना आपने 51 लाख, उसमें से 64,250 का मार्जिनल रिलीफ माइनस हो जाएगा, बचा हुआ आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स पेबल 14,12,500 प्लस अब सब कुछ मार्जिनल रिलीफ विलीफ गया, अब 4% HEC ऐड, समझा? 14 लाख, हाँ जो भी है फाइनल फिगर से अपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन के अंदर की फिगर पे ध्यान ही नहीं देता हूं, है हाँ ठीक है सर, ठीक है भैया, हाँ ओके डन है। अब मैं ना इसके साथ ये जो मैंने आपको बताया कि ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, इसका जो ये है एक वीडियो करवाया था मैंने रेगुलर क्लास के अंदर, आपको याद नहीं होगा, मेरे को 100% गारंटी है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जो आपको गारंटी नहीं होगा। फिगर थोड़ी याद है तेरे को, तो अभी बताया मैंने, फिगर याद नहीं रखता मैं, ठीक है हाँ। तो इस पे एक क्वेश्चन करवाया था। अब और ये मार्जिनल रिलीफ का एक क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा रात तक, तो वो देख लेना यूट्यूब पे बैठ के, ठीक है। ये डन हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर आपके साथ में 2 चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या? पहला तो स्लैब रेट कैसे निकालना, फिर सरचार्ज कैसे निकालना, मतलब जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो वापस से जाके रेगुलर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ओके। ये डन हो चुका है अपना, ये टैक्स रेट अपना खत्म हो गया। अब इसके बाद में गांव भरे की बातें दे रखी है, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, मेरे को नहीं लगता एग्जाम के अंदर पूछने वाले। असेसी कौन होता है, मेरे को नहीं लगता पूछने वाले हैं। पर्सन की डेफिनेशन बताओ, अबे भागो बे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है हाँ। सर 2 चीजें काम आएगी, एक आएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या बेटा, स्पेस फॉर पीसी नोट में वही लिखना था ना जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था, ये वाला वहां लिखना था, हाँ ठीक है हाँ। तुमने बुक में लिखे ना, अभी घर जाके बुक में से इसमें कॉपी करना, ठीक है। सुन लो, अभी काम आता है ये अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स सेक्शन 192 में, क्योंकि 192 में जो सैलरी पे टीडीएस कटता है वो एवरेज रेट से कटता है, ठीक है। एवरेज रेट क्या होता है, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम, समझे क्या, टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम। अब 10 लाख की इनकम पे टैक्स कितना है, 1,12,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख कर दो, 1,12,500 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 11.25%। तो कोई आदमी की अगर सैलरी 10 लाख है तो उसका टैक्स क्या रेट से कटेगा, 11.25 से, ठीक है। एमएमआर मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट में हर चीज का मैक्सिमम, टैक्स का मैक्सिमम क्या है 30%, सरचार्ज का मैक्सिमम रेट क्या है 37%, और एचईसी का रेट क्या है वो तो 4% है, ठीक है ना। तो लो कैलसी में 30 प्लस 37% प्लस 4%, 42.744% आ गया।
MMR मतलब मैक्सिमम रेट, हर चीज का मैक्सिमम रेट। किसका स्लैब? इंडिविजुअल का स्लैब, समझे? गॉट इट? यस। सब्सटेंशियल पावर या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% किसी के पास अगर शेयर है तो ये अपने को काम आएगा क्लबिंग में, ये अपने को काम आएगा IFOS के अंदर, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको एकदम क्विकली बता देता हूं, सुनो। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्न्ड। जितना पैसा आप कमाते हो ना उस पे आपको टैक्स भरना है, जितना पैसा आपने बचाया उस पे टैक्स नहीं भरना है। जैसे मैं कमाता हूं 25 लाख रुपए, पर मेरी सेविंग्स है 5 लाख, 20 लाख में उड़ा रहा हूं, ये उड़ाने को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो मेरे को टैक्स कितने पे लगेगा? 25 पे कि 5 पे? 25 पे टैक्स लगेगा, 25 लाख, ठीक है? जो उड़ा है ना सब। तो अगर आपकी इनकम आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी काम में करो, ऑब्लिगेशन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? मैंने बोला अरे सर जरूरत थी, घर पे फ्रिज लाना था, अबे भाग यहां से। बट वही अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब आप अपनी इनकम को अप्लाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो बेसिक के अंदर रेगुलर में बताया था, मैंने बोला था कि इनकम अर्न्ड इज टैक्सेबल एंड नॉट इनकम सेव्ड। तो जितनी इनकम आपने कमाई है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वी डू नॉट रियली केयर कि भैया आप ये पैसों को कहां अप्लाई कर रहे हो, कहां यूज कर रहे हो, ठीक है? वही एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने क्लास के अंदर कि भैया एक दो भाई है, मिल मेरे को रहे, ठीक है? मेरा एक भाई है कनाडा रहता है, ठीक है? हमारी घर की प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी, उसका रेंट मेरे को आ रहा है 5 लाख रुपए महीने का, मतलब साल का 60 लाख। तो मेरे को आ रहा है 60 लाख रुपए, पर इसमें आधा हिस्सा मेरा है, आधा मेरे भाई का है। तो आधा मेरे भाई को मैं देने वाला हूं, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम हुई क्या? मैंने बोला मेरे पास तो 30 ही बचे, उसको 30 दिया मैंने। तो बोले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, तुमको 60 आए ना। मैंने बोला अबे झंडू रुक, ये जो इनकम का सोर्स है ना हाउस प्रॉपर्टी, उस पे उसका ओवरराइडिंग चार्ज था, उस पे उसका हक था। तो पैसा मेरे पास 60 पूरा आया तो है, पर मेरा था ही नहीं। जब इनकम की सोर्स है, जहां से इनकम जनरेट हो रही ना, वहीं से इसको डाइवर्ट होना था। मैंने सिर्फ कलेक्ट किया है, मैं सिर्फ एजेंट हूं, उसको 30 लाख देने वाला हूं। तो मेरे को डाइवर्जन रही तो वो इनकम पे अपने को टैक्स नहीं लगता। बट एप्लीकेशन है, 25 कमा रहे हो, 5 बचा रहे हो, 20 उड़ा रहे हो, तो पूरे 25 पे टैक्स लगेगा। बट डाइवर्जन है मतलब जो इनकम का सोर्स है उस पे किसी का चार्ज है और उसको आप पैसे दे रहे हो। भाई वाला एग्जांपल, अरे मेरे भाई का वो घर पे आधा चार्ज था ना, चार्ज क्रिएटेड था, उसका हक था उस पे, हाँ कि ना? इनकम के सोर्स पे हक था। तो मेरे को वो केस में डाइवर्ट, जो इनकम डाइवर्ट होती है ना, वो मेरे को टैक्सेबल नहीं रहती। तो मेरे को टैक्सेबल 30 ही लाख रहेगा, बचा हुआ 30 लाख मेरे भाई को। और सुनो सुनो, 25 में से 5 लाख बचे हैं, 20 लाख मैंने उड़ाए मतलब ऐसे लिटरली नहीं उड़ाए। 10 लाख कार लिया पर्सनल पर्पस के लिए, 5 लाख इधर उधर डाले। तो ये इधर उधर डालने, सर वो कार वाले का भी तो आपने उधार पे लिया था ना, लोन पे, तो उसका भी तो आप पे ओवरराइडिंग चार्ज था। उसका ओवरराइडिंग चार्ज मेरे ऊपर था, पर्सन पे था, वो इनकम के सोर्स पे नहीं। अरे ऑब्लिगेशन थी ना मेरी चार्ज कार वाले को पैसे देने की, हाँ ऑब्लिगेशन थी, बट वो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है ये देखना है। ऑब्लिगेशन अगर पर्सन के ऊपर रही तो एप्लीकेशन होता है, और ऑब्लिगेशन अगर सोर्स ऑफ इनकम पे रही, जैसे मेरे भाई का मेरे पे आधा हक नहीं था, वो घर पे आधा हक था। तो जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से इनकम जनरेट हो रही है, उस पे उसका ऑब्लिगेशन है ना, उस पे उसका हक है ना, हाँ, तो वो केस में उसको डाइवर्जन बोलते हैं। ठीक है, इतना जानना डिटेल में काफी है, नहीं तो फिर रेगुलर लेक्चर देख लेना वापस से। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, मां कसम किसी ने पूछ लिया ना, ये मेरे को गोली से अभी मारूंगा। फर्स्ट ईयर क्या होता है वगैरह वगैरह, ये नहीं बढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसी है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है। नॉर्मल केस क्या है कि प्रीवियस ईयर की इनकम अगले असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होंगी, बराबर। बट कुछ केसेस ऐसी है जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगता है, जैसे शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया के बाहर छोड़ के जा रहा है और वापस आने का कोई इरादा नहीं है, तो इस साल की इनकम पे इसी साल में टैक्स लगेगा। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए हुई है, इवेंट खत्म, ये लोग गायब हो जाएंगे, तो अपन उनसे अभी के अभी टैक्स ले लेते हैं, असेसिंग ऑफिसर। चौथा, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, किसी आदमी को मालूम पड़ा मेरे को टैक्स भरना पड़ सकता है, और डिपार्टमेंट कैसे वसूल करेगा, घर बेच के, तो इसने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो बोलते रुक 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 रुक, अभी के अभी भर दे, अगले साल के लिए रुकेगा नहीं डिपार्टमेंट। और पांचवा है डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, किसी का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। पहले 4 केसेस में
इस साल की इनकम पे टैक्स लेना असेसिंग ऑफिसर को कंपलसरी है। बट पांचवी जो केस है डिसकंटिन्यूड बिजनेस की, यहां पे इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स ले सकता है, या असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो अगले साल तक रुक सकता। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल बताया था कि आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, असेसिंग ऑफिसर अभी लेगा, तुम्हारी इज्जत नहीं है। बट मैंने अगर ये बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस शुरू करा तो मेरी इज्जत है, मैं देते आया हूं 10 सालों से टैक्स। तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई तुम चिंता मत करो, तुम अगले साल दे देना। समझा? हाँ। इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता, ये बताया था मैंने। पर सर इलीगल इनकम कोई बताएगा क्यों? हाँ बताएगा नहीं, पर अगर पकड़े गए तब लेंगे टैक्स। सुताई अलग से और टैक्स अलग से। डिस्प्यूटेड इनकम, लड़ाई चल रही है, दो भाई बोलते मेरा है, वो बोलता मेरी है, मेरी है, मेरी है इनकम, ठीक है? तो जिसको इनकम मिल रही है उसके हाथ में। कॉन्टिंजेंट इनकम, शेख चिल्ली और उसके हसीन सपने, 1 मुर्गी 2 मुर्गी 4 मुर्गी 8 मुर्गी, अरे भैया वो कॉन्टिंजेंट है, जब पैसा आएगा तब टैक्स लगेगा। पिन मनी, मम्मी को जो पॉकेट मनी के लिए पैसे देते हैं पप्पा, पॉकेट मनी मतलब घर खर्ची के लिए, तो वो मम्मी की इनकम नहीं होती है, उसमें मम्मी को टैक्स नहीं लगता। इसका लॉजिक क्या था? क्योंकि पप्पा जब अपने बिजनेस में से पैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स, उसका डिडक्शन नहीं मिलता उनको, पप्पा को। इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट है, खुद से ही बिजनेस करके पैसे नहीं कमा सकते हो। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, ये 6 हेड्स है। अब इसके अंदर है ना एक अमेंडमेंट आई हुई है जो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, आपको बता देता हूं बस, ठीक है? कैश क्रेडिट, ये याद है आपको? अरे आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए किसी ने और आप बोलते हो मेरे तो है नहीं है, आपके घर पे कैश पड़ी, आप बोलते हो मेरा नहीं है ये, तो बोलते पता किसका है? सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दो, पैसा कहां से है? नहीं दिया तो 78% पे टैक्स। और आप बोल दिए नहीं मेरी है ही नहीं, बोले ठीक है हम लेके जा रहे हैं, तो आप बोलोगे रुक 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 मेरी है भाई, मैं बताता हूं, ठीक है? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा कहां से ला इन्वेस्टमेंट करने का वो पता ही नहीं है, मतलब इधर इनकम दिखा ही नहीं है, इधर दिखा रहे पिछले 10 साल की इनकम 12 लाख रुपए हमारी, और इधर इन्वेस्टमेंट पड़ी है 3 करोड़ की। बोले कहां से लाए पैसे इसके? ओ मतलब ये तुमने इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब तुमने पहले पैसा कमाया होगा, पहले छुपाया है, भरो टैक्स। अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियंस, ज्वेलरी, बुलियंस मतलब सोने के बिस्कुट, ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी, पैसा कहां से लाए बताओ? देखते हैं ना रेड में मूवी, अरे मूवीज में रेड होती है ना, अरे सोना निकालते हैं, गले में का भी निकालते हैं, बोलो दिखाओ कहां कहां पहना है, सब निकालो, ठीक है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन बुक्स, इन्वेस्टमेंट करिए पर बुक्स में नहीं दिखाई है, उसमें भी लगेगा। 5वां अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, बेटी की शादी का एग्जांपल दिया था, 10 साल की इनकम दिखा रहे 20 लाख है और बेटी की शादी में खर्चा करा 4 करोड़ का, ठीक है? लोन लिया नहीं है, कहां से? अरे बताओ कहां पे खर्चा करा, ऐसा। और 5वां हुंडी चिट्ठी का, बोरो कर रहे हुंडी में या रीपे कर रहे हुंडी में, हुंडी चिट्ठी का बोरोवल और रीपे, अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक रहा तो नहीं टैक्सेबल है, बट कैश में करा, बोरो कर रहे हो कैश में, हुंडी चिट्ठी पे इनकम मानी जाएंगी, बोरो नहीं करा रीपे कर रहे हो कैश में तो भी इनकम मानी जाएंगी। तो इसमें केस बनाए थे मैंने, अकाउंट पे चेक से बोरो करा इनकम नहीं है, ठीक है? बट रीपे करते वक्त अकाउंट पे चेक से नहीं दिया, कैश से दिया, इनकम है, ठीक है? बोरो करते वक्त कैश में बोरो करा, इनकम हो गई। अब रीपे करते वक्त वापस कैश में करा तो डबल डबल इनकम नहीं होती, दोनों में से एक ही बार, समझा? अब ये यहां पे इसमें लिखा है मैंने जो बताया, और इसका रेट क्या है? 60% प्लस 25% ऑफ सरचार्ज प्लस 4% HEC। सर 60 प्लस 25 प्लस 4 कैसे हो गया? अरे भाई 78 कैसे हो गया? बच्चे पूछते एक बारी। देखो 1 लाख की इनकम ले लो, उस पर टैक्स निकालो पहले 60% से, कितना आया? 60,000, ठीक है? अब सरचार्ज निकलता है टैक्स का, सरचार्ज ये इसका 60,000 का 25%, 60,000 का 25%, ये हो गया 15,000, ठीक है? ये हो गया 60, ये हो गया 15, टोटल मिलके हो गया 75%, 1 लाख का 75,000, 75%, और प्लस इस पे लगेगा 4% का HEC, तो ये हो जाएगा 78,000। अब जब मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप 78% लेने के बजाय 75% ले सकते हो, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जो बाकी इनकम्स है ना उनके जो रेट है 10%, 20%, 15%, वो बिना सेस के, और ये 78 करोगे तो सेस हो जाएगा। तो ये 78 में सेस इंक्लूडेड है और तुम उसमें फिर से सेस लगा रहे हो तो डबल डबल सेस हो जाएगा। समझा निशान? आगरा से तू टाइम पास ही करना है, पापी गई के। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आया, सुनो, इसमें है ना एक अमेंडमेंट आया, बिल्कुल फुद्दू सा अमेंडमेंट है, मैं नाम से बता देता हूं आपको सिर्फ।
अब पहले क्या होता था ना कि मेरे को पूछते थे कि भैया पैसे कहां से आए, मैंने बोल दिया लोन लिया है, तो बात खत्म हो जाती। अब अमेंडमेंट आया कि अगर मैंने बोला कि लोन लिया है किसी से, तो डिपार्टमेंट जाके जिससे मैंने लोन लिया है ना उसको पूछ सकते हैं। जैसे क्या हो गया, पहले क्या होता था, मेरे को पूछे ये पैसा कहां से आया, अनएक्सप्लेन्ड मनी, थर्ड पॉइंट, मैंने बोला मैंने ये सागर से लिया, लोन लिया सागर से, लोन के पेपर्स बराबर है, सब छूट गया मैं घर पे। अब क्या बोलते हैं मालूम है, मेरे को छोड़ दो, मेरे को पूछा कहां से लोन लिया, बोला सागर से। अब सागर को जाएंगे, भैया तूने लोन दिया, इसके पैसे कहां से आए, ये तो बता, नहीं तो ऐसा होगा ब्लैक का पैसा दिया सागर को, बोला व्हाइट में कन्वर्ट कर और मेरे को लोन दे वापस। करते हैं ना बहुत लोग, शिवाजी द बॉस नहीं देखा क्या, ना 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 ना, बस ठीक है। हाँ, प्लस ये इनकम जो है, ये वाली इनकम्स अनडिस्क्लोज्ड, अगर देखो सिंपल रूल है भैया, जब कमा रहे हो तब दिखा दो, पकड़े गए तो सूतेंगे अलग, 78% से टैक्स लेंगे अलग, ना किसी खर्चे का डिडक्शन देंगे वो अलग, खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, तूने क्वेरी पूछा था याद है क्या, हाँ खर्चो, ये इनकम है। अब मैं पकड़ा गया, बोले टैक्स ले रहे, बोला सर ये इनकम कमाने के लिए 20,000 का खर्चा हुआ, उसका तो डिडक्शन दे दो, बोले पहले बताना था, पकड़ने के बाद नहीं, ठीक है। कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता, कोई कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन नहीं है, कुछ नहीं लगता, बात खत्म, ठीक है। रिलेवेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय एसएससी सेक्शन 145, सेक्शन 145 है ये। एसएससी की अकाउंटिंग मेथड की इज्जत कहां होती है, दो ही हेड्स में, पीजीबीपी और आईएफओएस में। अकाउंटिंग अगर अक्रूवल फॉलो कर रहा तो टैक्स भी अक्रूवल बेसिस पे लगेगा, एसएससी अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा तो टैक्स भी कैश बेसिस पे लगेगा, बट कहां पे, पीजीबीपी और आईएफओएस में। बाकी तीन हेड्स कैपिटल गेन, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ये अपनी खुद की टैक्सेबिलिटी बताते हैं, इसके अंदर एसएससी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। एसएससी कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है ये तीन हेड में, वो इररिलेवेंट है, गॉट इट, अरे हाँ ना, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट, बच्चों को पूरा टैक्स पढ़ने के बाद इसमें कंफ्यूजन होती है, सुनो अभी एक बात, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट, और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है आज का, ये लास्ट पॉइंट है आज का, नहीं इस चैप्टर का, फिर ब्रेक लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स मतलब जो हमेशा हमेशा नहीं मिलती है, वंस अपॉन अ टाइम मिलती है लाइफ में। कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, क्यों सर, क्योंकि ये अपना रेवेन्यू रिसीट थोड़ी है। कैपिटल रिसीट मतलब आपने कुछ मशीन बेच दिया, अब वो मशीन बेचने का बिजनेस थोड़ी है आपका, समझ रहे हो। बट जो रेवेन्यू रिसीट है, जो आपको हमेशा हमेशा मिलती है, रेवेन्यू रिसीट्स, उस पर आपको टैक्स लगता है। इनकम टैक्स की बात कर लो, ये इस पर टैक्स लगता है, बट हां ये जनरल रूल है। कुछ कैपिटल रिसीट्स अपन ने सेक्शन 28 में ऐसी देखी है, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अरे आपकी पोजीशन कम हो गई, ऊपर गई, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कोई टर्मिनेट हुआ तो उसके लिए कंपेंसेशन मिलता है, और वो कंपेंसेशन टैक्सेबल होता है। ये क्यों होता है, सेक्शन 28 में स्पेसिफिकली दिया गया है, इसलिए। वैसे तो कैपिटल रिसीट ही है, अरे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, वो आदमी आपको पैसे दे रहा है, तो क्या हमेशा बार बार देता है क्या, नहीं, वो एक ही बार दे रहा है, तो वो केस में आपकी वो रिसीट तो कैपिटल है, बट क्योंकि सेक्शन 28 में लिखा है तो वो रिसीट आपको टैक्सेबल है। नॉर्मली इट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ठीक है ना। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलना चाहिए, नहीं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं मिलता। बट अच्छा, नॉर्मली क्यों सर, क्योंकि सर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो आप कॉस्ट में ऐड करते हो और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, बराबर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड होता है और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करते हो और आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, बराबर है। क्लियर है। और सर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनका डिडक्शन मिलता, सेक्शन 35 AD हमने देखा था, वहां स्पेसिफिकली लिखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च स्पेसिफिकली लिखा था 35 में। अब ठीक है ना, अब लिखा है तो थोड़ी बोलेंगे, अब अपन हर किसी को गधा बोलते हैं क्या, नहीं, पर कोई आदमी बोल रहा है मैं इंसान होके भी गधा हूं, तो ठीक है भाई, तू है गधा। वैसे ही यहाँ पे वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, बट अगर किसी सेक्शन में लिखा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन देंगे, ठीक है, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एग्जाम्पल है, सेक्शन 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस एग्जाम्पल है, बराबर है, समझे। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1, ठीक है। ये कुछ केस लॉज है, ये वैसे ही आगे ओवर द टाइम अपन कवर कर लेंगे, तो इसको यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चा ये रिवीजन सीरीज पूरी देखने वाला है वो इसको काट सकता है, जो रिवीजन सीरीज नहीं देखने वाला वो मत काटो, वो इसको पढ़ना है उसको। जैसे मैंने इसमें एक चीज तो अभी कवर करवा दी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ आपका, तो जो कंपेंसेशन मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट है, बट फिर भी उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है, तो वो कवर करवा दिया। यहां पे अपना चैप्टर 1 खत्म होता है पूरा का पूरा।